गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने राज्य और उसके विभिन्न विधि शास्त्रों की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब हम राज्य के कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में समझते हैं। राज्य के आवश्यक तत्वों में जिन तत्वों को समाहित किया जाता है उनमें सर्वप्रथम जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुता शक्ति आते हैं। वन बाय वन हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्य के लिए जन समुदाय का होना जरूरी है। जन समुदाय के बिना राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं है। और जन समुदाय भी कैसा, जो कि संगठित रूप में हो। जैसे एकल होना, फिर एकल के बाद समूह बनाना, समूह के बाद समुदाय बनाना, फिर समुदाय के बाद समाज की संरचना करना, मतलब संगठित होना जरूरी है। अगर संगठित नहीं है, भिन्न भिन्न रह रहे हैं, तो वह राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। एकल होना या संगठित रूप से रहना जरूरी है। इस संदर्भ में अपन रॉबिन्स रूसो की प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं। रॉबिन्स रूसो के अनुसार एक एकांत द्वीप में रूसो और फ्राइडे नामक उनका एक सहयोगी रहता था। रूसो और फ्राइडे नाम का उनका एक सहयोगी एक एकांत द्वीप में रहता था और कहते हैं ना, जहाँ तक नज़र पड़ी वहाँ तक मेरी जगह। उस द्वीप पे जहाँ तक उनकी नज़र पड़ती थी या भूभाग उनको दिखाई देता था, वही उसके सर्वे सर्वा थे। जैसा कि आपने पिक्चर कहो ना प्यार में देखा होगा कि ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल एक द्वीप में फंस जाते हैं और उनको कोई रास्ता दिखाई देता, वही वाली कंडीशन रूसो और फ्राइडे एक द्वीप पर रहते हैं। तो क्या यह राज्य की परिभाषा में आता है? यह राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि राज्य की परिभाषा के लिए जनसंख्या का या जन समुदाय का एक निश्चित संख्या में होना जरूरी है। अब कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इसके लिए विभिन्न वित्तीय शास्त्रियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। प्लूटो ने इस संबंध में कहा है कि राज्य के लिए देखिए निश्चित संख्या का होना जरूरी है। तो प्लूटो ने इसके अनुसार विधि शास्त्र ने कहा है कि 5000 नागरिकों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन इसमें उन्होंने स्त्रियों को, बूढ़ों को, बच्चों को, दास लोगों को सम्मिलित नहीं किया था। इसी तरह फिर जो रूसो ने इस संदर्भ में कहा कि 10,000 नागरिक ही पर्याप्त हैं। और अरस्तु ने इस संदर्भ में 1 लाख लोगों के बारे में कहा। अरस्तु ने यह भी कहा कि जनसंख्या को निर्धारित करना आवश्यक नहीं होता है। जनसंख्या को निर्धारित करना आवश्यक नहीं होता है, अरस्तु का विचार था। ना तो जनसंख्या एकदम कम होनी चाहिए, ना ही एकदम अधिक होना चाहिए। इसका मतलब जनसंख्या निश्चित संख्या में होनी चाहिए या निश्चित नागरिकों का जन समुदाय होना जरूरी है, ये जनसंख्या। लेकिन आज इस तत्व का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मानव समुदाय में निरंतर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। फिर भी ये माना जाता है कि राज्य के तत्व के लिए अब ये वाला विशेष तत्व नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भूभाग। जैसे आपने मध्य प्रदेश का नक्शा देखा है, मंदसौर का नक्शा देखा है, टेरिटरी, और भारत का नक्शा देखा है। एक निश्चित भूभाग को रेखांकित किया गया है। इससे पता चलता है कि भारत कहाँ तक भारत की सीमाएं हैं, कहाँ तक भारत का भूभाग है, ठीक है। इसी तरह मध्य प्रदेश का कहाँ कहाँ भूभाग है। मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 2000 में पुनर्गठन होने के बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के कारण राजस्थान प्रथम स्थान पर आने लग गया भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों की गणना में। पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, अब राजस्थान मध्य भारत में प्रथम आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। इस तरह एक भूभाग मतलब एक निश्चित भाग होना जरूरी है। भूभाग का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि भूभाग का मतलब सिर्फ आपने ज़मीन की रेखाओं को नाप लिया। यहाँ पे इसके अंदर नदियाँ, झीलें, समुद्र के किनारे के 12 नॉटिकल मील, जलपोतों
मतलब समुद्र के अंदर जो जलपोत लगे रहते हैं वह भी, जिन पे हमारे ध्वज फहराए हुए रहते हैं, हमारी सीमाओं के अंदर रहने वाला वायुमंडल, भूगर्भ क्षेत्र सभी सम्मिलित होते हैं। मतलब कुल मिला के वायु, जल, जहाँ तक हमारी सीमाएं निर्धारित है वहाँ तक हमारा भूभाग निश्चित किया गया है, जिसको एक हम नक्शे के रूप में करते हैं। देखिए, पहले यहूदी लोग क्या होते थे, वो विश्व में जगह जगह बिखरे हुए थे। बिखरे होने से वो एक निश्चित भूभाग पर नहीं बसे थे, तो वो कोई राज्य नहीं बना सके थे। लेकिन अब वो लोग कहाँ पे, इजराइल में स्थायी रूप से बस गए हैं और वर्तमान में यह एक शक्तिशाली राज्य है। इस तरह राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के संबंध में कोई निश्चित नियम तो नहीं होते हैं, लेकिन राज्य छोटा भी हो सकता है लेकिन बड़ा भी हो सकता है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, भूमि, नदियाँ, झीलें, समुद्र के किनारे के 12 नॉटिकल तक का भाग सम्मिलित किया जाएगा, और समुद्र के अंदर चलने वाले जलपोतों को, जिसमें हमारे ध्वज लहराए जाते हैं, ये सभी काय में सम्मिलित किए जाएंगे। इसी तरह वायुमंडल, जो हमारे यहाँ का वायुमंडल है, भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर की सतह। नेक्स्ट देखिए एलिमेंट सरकार, मेन चीज आ गई, जन समुदाय के ऊपर शासन करने वाली सत्ता सरकार। ठीक है, देखिए, एक जन समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से रहने और नियंत्रण करने के लिए एक ऐसे समुदाय या एक ऐसे संगठन का होना जरूरी है जो उनको नियंत्रण में रख सके, उनमें शांति बनाए रखे। उसी का एक स्वरूप या उसी का एक रूप है सरकार, जिसको हम आज सरकार के नाम से जानते हैं। सरकार क्या करती है, राज्यों के जो जन समुदाय है उनके कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है, कानूनों का निर्माण का कार्य करती है। देखिए, पहले जन समुदाय क्या हुआ था, अलग अलग जन समुदाय रहता था, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए उसने अपने संगठन को समर्पित कर दिया या अपने लिए एक संगठन बनाया और उसका चुनाव किया कि वह संगठन क्या करे, उसकी व्यवस्थाओं को देखे और उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाए। मतलब कुल मिला के एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करे। उसी संगठन को हमने नाम दिया है राज्य। तो ये राज्य क्या करता है, शांति व्यवस्था बनाने करने के लिए कानूनों का निर्माण करता है, बाह्य और आंतरिक मामलों में नियंत्रण रखना, समाज में शांति बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, राज्य करता है। ठीक है, राज्य क्या करता है, सरकार क्या करती है, राज्य और व्यक्तियों के बीच में क्या करती है, एक कड़ी का काम करती है। मतलब कोई भी जन समुदाय, राज्य जिस संस्था के अधीन उसने अपने को सौंपा है उसको चलाने का काम कौन करती है, सरकार करती है। देखिए, एक जन समुदाय है, वह किसके अंतर्गत है, राज्य के अंतर्गत है, और उस राज्य को चलाने का काम कौन करती है, सरकार करती है। अब सरकार अगर उसको काम करती है और किसी संगठनों की उसकी हमने जिम्मेदारी दी है, तो उसका ये फर्ज है कि वह सभी लोगों के हितों की क्या करे, रक्षा करे। कुल मिलाकर लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी और ध्यान दे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे, जो कि 36 से 51 में आपको मेंशन किए गए हैं। इसमें आपको राज्य के बहुत सारे कार्य बताए गए हैं। 39A में आपको विधिक सहायता का अधिकार बताया गया है। इस तरह राज्य जन समुदाय के सामान्य हितों की रक्षा करती है, शांति बनाने का काम करती है। यही कार्य किसका हो जाता है, सरकार का कार्य होता है, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में, राज्य और जन समुदाय के बीच में क्या करती है, जनसंख्या के बीच एक कड़ी का काम करती है और कानून बनाने का काम करती है, उनको संगठित रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रभुता शक्ति। प्रभुत्व शक्ति के संबंध में, सोवरेनिटी के संबंध में देखिए, इसका तात्पर्य है स्वाधीनता से। मतलब हम स्वाधीन हैं, भले हमारे आंतरिक मामले हों या विदेशी मामले हों, हम किसी के अधीन नहीं हैं। हम अपने मसले स्वयं हल करते हैं या निर्णय लेते हैं, भले वो आर्थिक रूप के मसले हों या सामाजिक हो या राजनीतिक। राजनीतिक देखिए, हम विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की संधियाँ करते हैं। आर्थिक मामले, किसी से लोन लेते हैं, किसी को लोन देते हैं। ठीक है, रक्षा संबंधी बहुत सारे व्यापार करते हैं, आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और सॉवरेनिटी के लिए हम एक पूरा, क्योंकि विधि शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, वॉच द वीडियो।